Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 7th class science book. In this video, इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारी 7th क्लास की साइंस बुक एंड एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी आर स्टडिंग अवर फर्स्ट लेसन. हम लोग अपना फर्स्ट लेसन स्टडी कर रहे हैं एंड इट इज द 9th वीडियो ऑफ दिस लेसन. इस लेसन का ये 9वां वीडियो है. आई हैव पोस्टेड 8 वीडियोज ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी. इस लेसन के 8 वीडियोज ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूं. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पेज टुडे. आज हमें स्टार्ट करना है इस पेज से. लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी. आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. Before starting the point, here it is a box. Do you know? पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले यहां पर एक बॉक्स दिया गया है जिसका कैप्शन है डू यू नो, यानी क्या आप जानते हैं. जब भी डू यू नो का जो बॉक्स होता है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स, हमें कुछ नॉलेज मिलता है. और यहां पर डू यू नो जो लिखा रहता है उसका मीनिंग ये है कि क्या आप जानते हैं. इस बॉक्स में जो चीजें लिखी है क्या वो आप जानते हैं. तो आइए रीड करते हैं इसको और पता लगाते हैं कि क्या वास्तव में हम इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं. लाइकेन्स आर, लाइकेन्स हम लोगों ने पढ़ा है. लाइकेन एक प्लांट होता है जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस के रूप में रहते हैं. ये चीज हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियो में. एक फंजाई और एक एल्गी, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हुए लाइकेन नाम के प्लांट में सिम्बायोसिस के रूप में रहते हैं. तो लाइकेन उसी को वही प्लांट है जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों मिलकर के रहते हैं, सिम्बायोसिस के रूप में रहते हैं. लाइकेन्स आर ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स. लाइकेन एक प्लांट्स का ग्रुप है. ग्रुप यानी समूह है. ये जो लाइकेन होता है ये पौधों का एक समूह है. हैविंग यानी जो रखते हैं एक कंपोजिट थैलस. कंपोजिट का मतलब होता है समग्र यानी मिला जुला. थैलस का मतलब ऐसी संरचना होती है जिसमें हम चीजों को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसकी रूट कहाँ है, उसकी लीव्स कहाँ है, उसका स्टेम कहाँ है. ये हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. एक पूरा का पूरा एक ही हमें उसकी बॉडी लगती है, उसको थैलस कहते हैं. तो ये जो लाइकेन है ये ऐसे प्लांट्स का ग्रुप है जिसमें कि कंपोजिट थैलस होता है, यानी समग्र रूप से उसका शरीर एक ही दिखता है. रूट्स, स्टेम्स और बाकी के जो पार्ट्स है वो अलग अलग नहीं दिखते हैं. इस तरह की बॉडी इसके प्लांट्स की होती है. कंसिस्टिंग ऑफ एन एल्गा एंड फंगस, और जो कि बना होता है, ऐसा ये थैलस होता है जो कि बना होता है एन एल्गा एंड ए थैलस, यानी एक एल्गा और एक थैलस से, यानी एक शैवाल और एक कवक से मिलकर के ये बना होता है लाइकेन. तो लाइकेन में एक एल्गा और एक शैवाल दोनों मिलकर के रहते हैं, इसलिए इसको सिम्बायोसिस और सिम्बायोसिस कहते हैं इसको. और सिम्बायोसिस तरीके से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, एक दूसरे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं. नंबर 2, लाइकेन्स एक्ट. लाइकेन्स क्रिया करते हैं एज इंडिकेटर्स, यानी संकेतकों की क्रिया करते हैं, यानी ये एक इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं. किसके इंडिकेटर्स होते हैं? इंडिकेटर मतलब संकेत बताने वाला कोई, उसको इंडिकेटर कहते हैं, इंडिकेट करने वाला. तो लाइकेन्स एक्ट, लाइकेन्स क्रिया करते हैं या काम करते हैं एज इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स की तरह कार्य करते हैं ऑफ एयर पोल्यूशन. जो वायु प्रदूषण, जो एयर पोल्यूशन होता है उसके इंडिकेटर की तरह ये कार्य करते हैं. यानी लाइकेन्स से हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी जगह की जो एयर है वो कितनी पोल्यूट है या नहीं है. तो ये कैसे हमें पता चल जाता है कि एयर पोल्यूशन कितना है या ज्यादा है कि नहीं है? ये चीजें हमें लाइकेन की प्रेजेंस से पता चल जाती है.
दे डिसअपियर, वे गायब हो जाते हैं। लाइकेन डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फ्रॉम द एरिया, उस एरिया से। हैविंग, जो रखता है एक्सेस ऑफ CO एंड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो गैसें हैं जो कि पोल्यूशन फैलाती है, वो अगर एक्सेस होती है एयर में, यानी ज्यादा मात्रा में होती है, तो ये जो लाइकेन होते हैं ये वहां से गायब हो जाते हैं इन द एयर, हवा में। तो जिस स्थान पर लाइकेन गायब होते हुए दिखते हैं, डिसअपियर होते हुए दिखते हैं, वहां पर मतलब प्रदूषण बढ़ रहा है, वहां पर CO बढ़ रही है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इंक्रीज हो रही है उसकी क्वांटिटी। ऐसे ही SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो भी वहां पर बढ़ रही है। ये इंडिकेट करता है, तो इसकी प्रेजेंस से हमें पता चल जाता है कि एयर पोल्यूशन की क्या पोजीशन है। तो ये दो बातें हमने यहाँ पर डू यू नो बॉक्स में पढ़ी है। आइए शुरू करते हैं पॉइंट को। द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ, यानी कैसे, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व आर रिप्लेनिश्ड, फिर से भर जाते हैं इन द सोइल, मिट्टी में। देखिए, जब भी मिट्टी में कोई भी क्रॉप हम ग्रो करते हैं, कोई भी फसल हम उगाते हैं, तो वो फसल उस मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स ले लेती है। तो उस मिट्टी में यानी उस सोइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो वो वापस कैसे आते हैं मिट्टी में, वो न्यूट्रिएंट्स जिनको किसी क्रॉप ने ले लिया है, किसी प्लांट ने ले लिया है मिट्टी में से, वापस वो मिट्टी में उनका पुनर्भरण कैसे होता है, रिप्लेनिश्ड, यानी फिर से भरना। कोई चीज खाली हो गई है, उसको फिर से भरना रिप्लेनिश्ड कहलाता है। तो वो मिट्टी में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्रॉप यूज कर लेती है, तो वापस वो न्यूट्रिएंट्स कैसे मिट्टी में आते हैं, वो रिप्लेनिश्ड कैसे होते हैं, तो ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब, यानी पौधे अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों को फ्रॉम द सोइल, मिट्टी में से। प्लांट्स जो होते हैं वो सोइल में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। देयरफॉर, इसलिए, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की मात्रा इन द सोइल यानी मिट्टी में गोज ऑन डिक्रीजिंग, घटती जाती है। यानी जो प्लांट्स होते हैं वो जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं सोइल में से न्यूट्रिएंट्स को, तो जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है न्यूट्रिएंट्स की सोइल में, मिट्टी में, वो डिक्रीज होती जाती है, घटती जाती है। इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में, दीज न्यूट्रिएंट्स यानी ये जो पोषक तत्व होते हैं, गेट नेचुरली रिप्लेनिश्ड, ये प्राकृतिक रूप से रिप्लेनिश हो जाते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से वापस मिट्टी में आ जाते हैं, बाई डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स, मरे हुए पौधों के सड़ने से, एंड एनिमल्स, और जानवरों के भी, मरे हुए पौधों और जानवरों के, वहां पर जंगल में जब कोई पौधा सड़ गल जाता है तो वो नीचे जमीन में गिर जाता है। ऐसे ही फॉरेस्ट के अंदर जब कोई एनिमल यानी कोई जानवर मर जाता है तो वो भी वहीं पर मिट्टी में मिल जाता है। तो इस तरह से नेचुरल तरीके से जो वो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस मिट्टी में मिलते रहते हैं। तो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिप्लेनिश्ड नेचुरल तरीके से होते रहते हैं जंगल में। लेकिन ये जंगल में तो पॉसिबल है, लेकिन खेत में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां कौन से पेड़ पौधे जमीन में गिरने वाले हैं, वहां कौन जानवर मर के वहां पर गिरने वाला है। तो खेत में ये चीज नेचुरल तरीके से रिप्लेनिश्ड जो होना ये पॉसिबल नहीं है। हाउएवर, हालांकि, ऑन ए फार्म, एक खेत पर, दीज न्यूट्रिएंट्स, ये जो पोषक तत्व हैं, हैव टू बी एडेड, इनको एडेड करना पड़ता है। यानी खेत में ये जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं इनको ऐड करना पड़ता है टू द सोइल, मिट्टी में, इन द फॉर्म ऑफ मैनर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरकों के रूप में मिट्टी में इन पोषक तत्वों को ऐड करना पड़ता है। इसीलिए हमें खाद डालनी पड़ती है, यानी मैन्योर डालना पड़ता है,
और फर्टिलाइजर्स यानी जो रासायनिक उर्वरक होते हैं जो मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाते हैं वो डालना पड़ता है। यहां पर दो शब्द आए हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर जो है वो खाद को कहते हैं, जो प्राकृतिक खाद होती है, गोबर की खाद होती है, जो जीव जंतुओं के अपशिष्ट से बनती है वो मैन्योर कहलाती है, जिसको हम हिंदी में खाद कहते हैं। और जो बाजार में मिलता है यूरिया वगैरह जो रासायनिक तरीके से बनाए जाते हैं वो फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में, उसके रूप में हमें ये जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं मिट्टी में वो ऐड करने पड़ते हैं। इफ क्रॉप्स और प्लांट्स आर ग्रोन, यदि फसलें या पौधे उगाए जाते हैं ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल, यानी हर साल अगर खेत में कोई भी क्रॉप यानी फसल या प्लांट्स उगाए जाते हैं, द सोइल विल बिकम, तो सोइल बन जाएगी पुअरर, ज्यादा कमजोर, इन सच न्यूट्रिएंट्स, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स में। यानी ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होते जाएंगे अगर ईयर टू ईयर यानी साल दर साल हम क्रॉप्स उगाते रहेंगे, प्लांट्स उगाते रहेंगे किसी भी खेत में, तो ये पुअरर बन जाएगी। जो सोइल है वो मिट्टी है वो पुअरर यानी ज्यादा कमजोर होती जाएगी इन सच न्यूट्रिएंट्स, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स में, यानी पोषक तत्वों के अनुसार। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स। ये मुख्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी में, ये जो नाम मैंने पढ़े हैं, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मुख्य पोषक तत्व हैं, ये नाम याद रखने होंगे आपको। आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, मुख्य पोषक तत्व हैं। इन एडिशन टू दीज, इसके साथ ही प्लांट्स आल्सो नीड, प्लांट्स को इनकी भी नीड होती है, जो अभी नाम पढ़े हैं वो तो है ही मेन न्यूट्रिएंट्स, लेकिन साथ में और भी चीजों की जरूरत होती है, जैसे आयरन की जरूरत होती है प्लांट को, कॉपर, मैग्नीज एंड जिंक, ये सब मेटल्स हैं, ये धातुएं हैं। आयरन, कॉपर, मैग्नीज और जिंक, ये इनकी भी प्लांट को जरूरत होती है, एटसेट्रा यानी आदि, इन सब चीजों की भी प्लांट को जरूरत होती है। व्हेन फर्टिलिटी एंड क्रॉप यील्ड फॉल्स, जब फर्टिलिटी यानी उर्वरक क्षमता एंड क्रॉप यील्ड और फसल की जो उपज है वो फॉल्स यानी गिर जाती है, यानी जब फसल कम होने लग जाती है, फर्टिलिटी यानी उस खेत की उर्वरक क्षमता, उत्पादन करने की क्षमता कमजोर होने लग जाती है, फॉल्स यानी गिर जाती है, तो इन चीजों की जरूरत पड़ती है खेत में, जो अभी हमने पढ़ी है। देयरफॉर, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू रिप्लेनिश होना महत्वपूर्ण है, इसीलिए खेत में न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिश होना यानी पुनर्भरण होना, वापस मिट्टी के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना बहुत जरूरी होता है। यहां पर रिप्लेनिश का मतलब लिखा हुआ है ब्रैकेट में, टू मेकअप द लॉस, जो लॉस हुआ है मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का, उसको मेकअप करना, वापस बनाना, उसको रिप्लेनिश करना कहते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल, ये मिट्टी में इन न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिश होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज डन, ये किया जाता है बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, एक या निम्नलिखित एक से ज्यादा तरीकों से ये रिप्लेनिशमेंट हो सकता है। अब खेत में अगर हम लगातार क्रॉप ग्रो करते रहेंगे तो उसमें लॉस हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स का, और मिट्टी जो है पुअरर होती जाएगी न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग। तो उसको रिप्लेनिश कैसे कर सकते हैं? तो एक तरीका या एक से निम्नलिखित कुछ तरीके, कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं जिनके द्वारा हम रिप्लेनिश हो सकते हैं ये न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में। सबसे पहला दिया हुआ है बाय यूजिंग मैन्योर, यानी मैन्योर को यूज करके, यानी खाद को यूज करके। अगर अपन खेत में खाद देते हैं, मैन्योर देते हैं, तो मैन्योर के थ्रू भी जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये रिप्लेनिश हो सकते हैं मिट्टी में। दूसरा तरीका है बाय क्रॉप रोटेशन मेथड, फसल चक्रण तरीका।
यानी फसल को अगर एक निश्चित चक्र के हिसाब से बोया जाए, फसल को तरीके से बोया जाए कि कौन सी फसल पहले बोनी है, उसके बाद कौन सी फसल बोनी है, ये जो रोटेशन है फसल का, इसका भी एक तरीका होता है। उस तरीके से अगर फसलों को उगाया जाए तो भी रिप्लेनिशमेंट हो सकता है। तो दूसरा तरीका है बाय क्रॉप रोटेशन मेथड, यानी फसल के चक्रण का तरीका। फसल का रोटेशन कैसा होना चाहिए उसका भी एक तरीका है, उससे भी रिप्लेनिशमेंट हो सकता है। यूजुअली यानी साधारणतया प्लांट्स रिक्वायर, पौधों को जरूरत होती है ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन, बहुत सारी नाइट्रोजन की जरूरत होती है पौधों को, टू मेक प्रोटीन्स, प्रोटीन बनाने के लिए। प्लांट के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसकी जरूरत होती है प्लांट को। तो जो ये बहुत ही जरूरी एक न्यूट्रिएंट है जिसको प्रोटीन कहते हैं, ये प्रोटीन कैसे बनता है प्लांट में? तो प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है प्लांट को। नाइट्रोजन इन द सोइल, मिट्टी में जो नाइट्रोजन होती है, कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय यूजिंग, इसको रिप्लेनिश किया जा सकता है उपयोग करते हुए। किस चीज का उपयोग करते हुए मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को पूरी किया जा सकता है? नंबर 1 मैन्योर यानी खाद, और स्पेंट स्लरी या खर्च की हुई स्लरी। देखिए स्लरी का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ। किस चीज का अपशिष्ट पदार्थ? फ्रॉम द बायोगैस प्लांट, जो गोबर से गैस बनती है उसका जो प्लांट लगा हुआ रहता है वो बायोगैस प्लांट कहलाता है। उसमें गोबर से गैस बन जाती है और बाकी का जो कचरा निकलता है उसको स्लरी कहते हैं। उससे अगर वो हम खेत में डालते हैं तो उससे भी नाइट्रोजन की पूर्ति होती है मिट्टी में। तो एक तरीका तो है नाइट्रोजन की पूर्ति करने का, मैन्योर यानी खाद, या फिर जो बायोगैस प्लांट के द्वारा जो स्पेंट स्लरी होती है, जो अपशिष्ट पदार्थ गोबर की गैस बनने के बाद जो स्लरी निकलती है, उससे भी और मैन्योर से भी हम नाइट्रोजन की जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं सोइल में। सेकंड तरीका है नाइट्रोजन को कंप्लीट करने का, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स आते हैं यानी उर्वरक आते हैं बाजार में जो नाइट्रोजिनस होते हैं, यानी उनमें नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट एटसेट्रा, ऐसे कुछ बाजार में मार्केट में ऐसे कुछ फर्टिलाइजर्स आते हैं, उर्वरक आते हैं जो कि नाइट्रोजिनस होते हैं, यानी उनमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, वो नाइट्रोजन युक्त होते हैं। तो ऐसे कुछ फर्टिलाइजर्स को डाल करके भी हम नाइट्रोजन की जो मात्रा पौधे को चाहिए उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और तीसरा तरीका, देखो एक तरीका तो हो गया खाद का यानी मैन्योर का, दूसरा तरीका हो गया फर्टिलाइजर्स डालने का, और तीसरा तरीका यह है कि न तो आपको खाद डालनी पड़ेगी न आपको फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, बस आप केवल तरीके से फसलों को बो, आप एक सिस्टम से जो क्रॉप्स है उनको ग्रो कीजिए। आप ऐसा नहीं कि एक ही एक क्रॉप लगातार ग्रो कर रहे हो खेत में। तो उसका अगर तीसरा जो तरीका है जिसके थ्रू हम नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं मिट्टी में, वो है बाय क्रॉप रोटेशन मेथड, फसल चक्रण विधि। फसल के चक्रण यानी होता है साइकिल, यानी फसल साल भर में 3-4 फसलें ली जा सकती है खेत में, क्योंकि 3-3, 4-4 महीनों में फसल पक जाती है। तो उनको तरीका क्या, उनका चक्र क्या हो, कौन सा पहले कौन सा बाद में, उसको क्रॉप रोटेशन मेथड कहते हैं। तो क्रॉप रोटेशन मेथड के द्वारा द प्रैक्टिस ऑफ सोइंग ए सीरियल क्रॉप, एक अनाज की जो फसल है, सीरियल क्रॉप यानी अनाज की जो फसल है उसको बोने का प्रैक्टिस यानी अभ्यास, यानी अनाज की फसल को बोने का अभ्यास, अल्टरनेटली यानी बारी बारी से, टू ए लेग्यूमिनस क्रॉप, एक दलहनी फसल के साथ, यानी अनाज और दलहन, एक तो अनाज होता है एक दालें होती है। तो अनाज को तो सीरियल कहते हैं, सीरियल क्रॉप यानी अनाज वाली फसल, जैसे बाजरा है, बाजरे की फसल है, गेहूं की फसल है, ये तो अनाज की फसल है।
और दूसरी एक होती है लेग्यूमिनस क्रॉप, यानी दालों की फसल, जैसे मूंग है, मोठ है, चौला है, ये लेग्यूमिनस क्रॉप होती है। तो इन दोनों को सोइंग यानी बोना, इनके बोने की प्रैक्टिस यानी अभ्यास, अल्टरनेटली यानी बारी बारी से इनको बोने की जो प्रैक्टिस है, बारी बारी से इनको बोने का जो तरीका है, इससे भी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा चाहिए उसको रिप्लेनिश किया जा सकता है, पुनर्भरण किया जा सकता है। तो तीसरा तरीका यह है बाय क्रॉप रोटेशन मेथड। क्रॉप रोटेशन मेथड से द प्रैक्टिस ऑफ सोइंग ए क्रॉप, ए सीरियल क्रॉप, एक जो सीरियल क्रॉप है यानी अनाजी फसल है, अनाज की जो फसल है उसको बोने का तरीका, अल्टरनेटली यानी बारी बारी से, टू ए लेग्यूमिनस क्रॉप, एक दाल वाली फसल के साथ अल्टरनेटली उनको बोया जाए, सोइंग किया जाए। एक बार दलहनी, एक बार अनाजी, एक बार दलहनी, एक बार अनाजी, ऐसे अल्टरनेटली जब उनको बोने का एक प्रैक्टिस होता है, अभ्यास या तरीका होता है, उससे भी ये काम हो सकता है। तो ये 3 तरीके हैं सोइल में नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी चाहिए उसको रिप्लेनिश करने के। ग्रैम यानी चना, पीज यानी मटर, मूंग यानी मूंग, बीन्स यानी फलियां, एटसेट्रा आदि आर लेग्यूमेंट्स। ये लेग्यूमेंट्स कुल के पौधे कहलाते हैं, दलहनी पौधे। ग्रैम यानी चना, मटर, मूंग या फली, जो भी फलियां हैं, ये सारे जो पौधे हैं ये लेग्यूमेंट्स कहलाते हैं, यानी लेग्यूमिनस कुल के पौधे हैं। ये दाल वाले जो पौधे होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं। लेग्यूमिनस का मतलब होता है फलीदार पौधे जिनमें फलियां लगती है। द रूट्स ऑफ दीज क्रॉप्स, अभी अपन ने पढ़ा कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को पूर्ति कर देते हैं। लेकिन ये कैसे होता है ये हम लोग पढ़ रहे हैं। द रूट्स ऑफ दीज क्रॉप्स, ये जो क्रॉप्स हैं जिनके नाम अभी पढ़े हैं हमने, इनकी जो रूट्स होती है, इनकी जो जड़ें होती है, हैव यानी रखती है, यानी इनकी जड़ों में होता है नोड्यूल्स, यानी गांठें होती है इनकी जड़ों में, ऑन देम, उन पर, इनकी जड़ों के ऊपर नोड्यूल्स होते हैं, गांठें होती है। दीज नोड्यूल्स, ये जो नोड्यूल्स होते हैं, हैव रखते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इन जड़ों की गांठों में, इन पौधों की जड़ों की गांठों में, नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं जो सिम्बायोटिक तरीके से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सिम्बायोटिक क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं वो सिम्बायोटिक तरीका होता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी गांठों में, वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी एक दूसरे पे निर्भर रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं। दीज बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया हैं, इन अदर वर्ड्स, आई का मतलब होता है इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में इन बैक्टीरिया को राइजोबियम कहते हैं। इन बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, जो इन लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स की नोड्यूल्स में रहते हैं। राइजोबियम इनको कहते हैं। हैव ए प्रॉपर्टी, इनमें एक गुण होता है, इन जीवाणुओं में, इन जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें एक प्रॉपर्टी यानी एक गुण होता है। क्या गुण होता है इनमें? टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, जो वातावरण की नाइट्रोजन है, जो हवा के अंदर नाइट्रोजन है। आपको पता है हवा के अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही होती है, 17 या 9% नाइट्रोजन होती है। तो बहुत सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट करने की इसमें प्रॉपर्टी होती है इन जीवाणुओं में, इनटू नाइट्रेट्स। ये वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं ये जो जीवाणु होते हैं, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, और ये जो नाइट्रेट बनता है वायुमंडल की नाइट्रोजन से, जो नाइट्रेट बनता है, ये जो जीवाणु नाइट्रेट बनाते हैं, ये पानी में घुलनशील होता है। आर सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल होता है नाइट्रेट जो बनता है। एंड कैन प्रोवाइड नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन प्रदान कर सकता है। ये जो नाइट्रेट बना है ये नाइट्रोजन प्रदान कर सकता है टू प्लांट्स, पौधों को।
दस इस तरह से राइजोबियम यानी जो ये बैक्टीरिया है जिसका नाम राइजोबियम है, राइजोबियम कैन कन्वर्ट, इस तरह से राइजोबियम कन्वर्ट कर सकता है एटमॉस्फियरिक नाइट्रोजन यानी वायुमंडल की या वातावरण की नाइट्रोजन को इनटू सोल्यूबल साल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के सोल्यूबल साल्ट में बदल सकता है। नाइट्रोजन का सोल्यूबल साल्ट कौन है? नाइट्रेट। ये वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रेट वाटर में सोल्यूबल होते हैं यानी पानी में घुलनशील होते हैं। तो ये जो राइजोबियम होते हैं, राइजोबियम कन्वर्ट कर सकता है एटमॉस्फियरिक नाइट्रोजन, वातावरण की नाइट्रोजन को इनटू सोल्यूबल साल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के सोल्यूबल साल्ट में बदल सकता है जिसका नाम है नाइट्रेट। राइजोबियम कैनॉट मेक इट्स ओवन फूड, लेकिन ये जो जीवाणु होते हैं राइजोबियम, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। अभी अपन ने पढ़ा ना कि ये सिम्बायोटिक तरीके से रहते हैं, यानी ये भोजन नहीं बना सकते, ये बना बनाया भोजन उसकी जड़ों से लेते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों से बना बनाया भोजन ये लेते हैं, लेकिन ये काम ये करते हैं कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये काम है इनका। तो ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। इट देयरफॉर, इसीलिए ये लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, इसीलिए ये फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं। लाइक ग्रैम यानी जैसे कि चना, पीज यानी मटर, एंड मूंग, वेयर इट गेट्स फूड एंड शेल्टर, जहां ये भोजन भी प्राप्त करते हैं। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वहां ये जड़ों में जहां भी रहते हैं वहां ये फूड भी गेट करते हैं यानी भोजन भी प्राप्त करते हैं, एंड शेल्टर यानी आश्रय भी प्राप्त करते हैं, आवास भी प्राप्त करते हैं, सुरक्षा भी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उसको पूर्ति करने को रिप्लेनिशमेंट कहते हैं। और ये मैन्योर डाल के भी किया जा सकता है, फर्टिलाइजर डाल के भी किया जा सकता है। और एक तीसरा जो तरीका है वो है क्रॉप रोटेशन मेथड, यानी फसल को एक रोटेशन में बो करके भी किया जा सकता है। और ये कैसे होता है? ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, उनकी रूट्स के नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फियरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। और नाइट्रेट जो होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है और वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सकता है और उससे फिर नाइट्रोजन पौधे को मिल जाती है। यहां पर हमने ये सब पढ़ लिया है। नाउ देयर इज ए बॉक्स, डू यू नो, क्या आप जानते हैं राइजोबियम कैनॉट मेक इट्स ओवन फूड। ये हम पढ़ चुके हैं कि राइजोबियम अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, ये जो जीवाणु है। इट लिव्स, ये रहता है इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमेंस, ये फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में रहता है। इट प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू द प्लांट्स, ये प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है। एंड द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, और जो प्लांट होता है वो इसको प्रोवाइड करवाता है फूड और शेल्टर यानी भोजन और आश्रय, आवास, टू द बैक्टीरियम, इस जीवाणु को। दस इस तरह से दिस इज अनोदर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये दूसरा एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। इससे पहले हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। लाइकेन के अंदर फंगस और एल्गा दोनों सिम्बायोटिक मेथड से रहते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है राइजोबियम जो कि लेग्यूमिनस की रूट्स में रहता है। तो ये एक सेकंड एग्जाम्पल है इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। तो आप ये जानते थे क्या? आप जानते हैं, तो हम ये पढ़ चुके हैं, तो हम लोग ये जानते हैं। असाइनमेंट, एक कार्य है आपके लिए, असाइनमेंट है, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। टीचर्स नोट क्या है? मेरे लिए नोट है टेक द स्टूडेंट्स टू द साइंस लेबोरेटरी, बच्चों को साइंस लेबोरेटरी में ले जाएं, एंड शो देम, और उनको शो करें, दिखाएं, स्टोमेटा इन द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में यानी सूक्ष्मदर्शी में स्टोमेटा कैसा होता है वो उनको दिखाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टोमेटा लीव्स के नीचे की तरफ होता है। लीव्स यानी पत्तियों के निचले सिरे, निचली तरफ लोअर सरफेस पर छेद होते हैं जिनमें से ऑक्सीजन
अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। ऐसे छेद होते हैं पत्ती के नीचे जिनको स्टोमेटा कहते हैं। ये इस तरह के होते हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ बना करके। ये ऐसा छेद है, इसके दोनों तरफ एक एक सेल होती है जिनको गार्ड सेल कहते हैं, और ये गार्ड सेल के कारण से ये स्टोमेटा बंद भी होता है, खुलता भी है। तो इस तरह का ये स्टोमेटा होता है। आस्क देम, उनको कहें टू ड्रॉ द स्टोमेटा, स्टोमेटा बनाने के लिए, एज दे आर वॉचिंग इन द माइक्रोस्कोप, जैसा उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा है। तो आपको ये क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल है, ये आपको अभी रिटर्न में नहीं करना। वैसे मैंने स्टोमेटा बता दिया है, ये स्टोमेटा है, ये इसकी गार्ड सेल है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये आप रहने देना। लेकिन ये टेबल आपको करनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, निम्नलिखित टेबल को कंप्लीट करें। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय मेकिंग राइट फॉर यस एंड रॉन्ग फॉर नो। यस अगर है तो राइट करना है, रॉन्ग है तो नो करना है, तो रॉन्ग क्रॉस का निशान लगाएं। यहां पर देखिए कॉलम कितने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम है इसके, और रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक टेबल आपको ड्रॉ करनी है जिसमें 5 कॉलम्स होंगे और ये 6 रोज होगी। ये फर्स्ट कॉलम बड़ा बनाना है, बाकी के छोटे बना लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं लिखनी है। और ये प्लांट्स के अलग अलग जो टाइप्स हैं वो यहाँ लिखे गए हैं कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन किस तरह से प्राप्त करते हैं, उसके बेसिस पर प्लांट कितने तरीके के होते हैं। हम जानते हैं ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं और उसी से अपना बना बनाया भोजन लेते हैं, वो पैरासाइट यानी परिजीवी कहलाते हैं। इंसेक्टिवोरस वो होते हैं जो कीड़ों को पचाते हैं, और सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो मरे हुई चीजों से या सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो अब ये तो टाइप्स हो गए, बेसिस इसके न्यूट्रिशन के बेसिस पर जो प्लांट्स के टाइप्स है वो। अब यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं दी हुई है। कैन मेक फूड, बना सकते हैं भोजन। अब इनमें से भोजन कौन कौन बना सकते हैं, तो ऑटोट्रोफिक बना सकते हैं, पैरासाइट नहीं बना सकते, इंसेक्टिवोरस नहीं बना सकते, और सेप्रोफाइट्स भी नहीं बना सकते। हालांकि इंसेक्टिवोरस बना सकते हैं, तो ये आप इसमें राइट कर सकते हैं। दोनों बातें हैं, इंसेक्टिवोरस में दूसरों से भी, कीड़ों से भी लेते हैं और बनाते भी हैं, दोनों हैं, तो बनाते भी हैं। चलो इसमें भी अपन राइट कर देते हैं। तो इस तरह से आपको करना है कि भोजन कौन कौन बना सकते हैं, तो हमने ऑटोट्रोफिक अपना भोजन बना सकते हैं और इंसेक्टिवोरस अपना भोजन बना सकते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरी विशेषता है, कंटेन्स क्लोरोफिल, रखते हैं क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल तो उसी में होगा जो अपना भोजन बना सकता है, तो ऑटोट्रोफिक में होता है क्लोरोफिल, पैरासाइट में नहीं होता, इंसेक्टिवोरस में भी होता है और सेप्रोफाइट्स में नहीं होता। तो इस तरह से आपको करना है। थर्ड है ग्रो ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स, दूसरे हरे पौधों पर उगते हैं। कौन उगते हैं दूसरे हरे पौधों पर, तो वो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट जो होते हैं वो दूसरे अदर ग्रीन प्लांट्स पर ग्रो करते हैं, बाकी के नहीं करते हैं, तो क्रॉस लगा दिए बाकी पे। ट्रैप इंसेक्ट्स, कीड़ों को फंसाते हैं, तो कीड़ों को फंसाने वाले, ट्रैप करने वाले कौन होते हैं, इंसेक्टिवोरस। तो इंसेक्टिवोरस पे राइट कर दिया, बाकी कोई कीड़ों को नहीं फंसाता। नेक्स्ट है फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर, जो जैविक जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं सड़े गले, उनसे अपना भोजन लेते हैं, फीड करते हैं, तो वो होते हैं सेप्रोफाइट्स, मृत जीवी। तो इस पे राइट कर दिया, बाकी कोई ऑर्गेनिक मैटर से फूड नहीं लेते हैं। और लास्ट है ग्रो विद अदर ऑर्गेनिजम्स इन म्यूचुअल बेनिफिट। अभी अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में, राइजोबियम के बारे में, ऐसे ही हमने लाइकेन में पढ़ा था कि जो म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे से लाभ उठाते हुए ग्रो विद अदर ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी जीव के साथ में मिलकर के रहते हैं और एक दूसरे से लाभ बेनिफिट लेते हैं, वो क्या है, सिम्बायोसिस होता है। तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसमें सिम्बायोटिक वाली कैटेगरी है नहीं, गायब है वो। तो न तो सेप्रोफाइट्स ऐसा करते हैं, न इंसेक्टिवोरस ऐसा करते हैं, न पैरासाइटिक करते हैं, न
ये ऑटोट्रॉफिक करते हैं। ये सिम्बायोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो करते हैं, वो कैटेगरी यहाँ दी नहीं गई है, तो इसमें अपने को सब में क्रॉस लगाना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू राइट द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इन स्टार्टिंग, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस टेबल। इस टेबल की स्टार्टिंग से पहले आपको ये क्वेश्चन राइट डाउन करना है। देन यू हैव टू ड्रॉ द टेबल एंड फिल द टेबल एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। मेक द फर्स्ट कॉलम वाइड, पहला जो कॉलम है वो चौड़ा बना लें आप, बाकी के छोटे बना लें। सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर रिटर्न वर्क ऑफ दिस टेबल। इस तरह से आपको ये टेबल का रिटर्न वर्क कंप्लीट करना है। एंड देन देयर इज ए माइंड मैप, यहाँ पर एक दिमाग में मैप बन जाए, अपने एक नक्शा बन जाए। अभी तक हमने जो लेसन में पढ़ा है चीजों को, उसका एक मैप बन जाए माइंड में। इसके लिए एक माइंड मैप दिया हुआ है, तो मैं आपको ये समझा देता हूं क्या है ये। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन, इसके दो अलग अलग डिवाइड हो गए, 2 पार्ट है इसके, प्लांट न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब प्लांट न्यूट्रिशन में देखो, सिंथेसाइज देयर ओवन फूड, जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफ, वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। और ये किस तरह से करते हैं, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसके द्वारा ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और यहां लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स, उसको फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं, जो प्रोसेस होती है फूड मेकिंग की प्लांट में, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और सब्सटेंसेज यूज्ड, ये जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है, इसमें कौन से पदार्थ यूज किए जाते हैं, तो इसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ये 3 चीजें, 3 मटेरियल यूज किए जाते हैं फोटोसिंथेसिस में। और एसेंशियल रिक्वायरमेंट, जरूरी आवश्यकताएं, और किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए, ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। और प्रोडक्ट क्या बनते हैं फोटोसिंथेसिस से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। और ये ऑक्सीजन फिर यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल, यानी जीवित रहने के लिए जो बाकी के सजीव है उनके द्वारा ये ऑक्सीजन यूटिलाइज की जाती है, यानी उपयोग की जाती है। तो ये तो एक अलग ब्रांच हो गई प्लांट न्यूट्रिशन की, यानी पौधे अपना भोजन स्वयं जो अपना भोजन बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में एक पूरी ब्रांच इधर दे दी। दूसरी ब्रांच जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट में, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के तरीके और भी जो हैं दूसरे तरीके अपना भोजन स्वयं बनाने के अलावा, ये हेटेरोट्रॉपिक कहलाते हैं, यानी दूसरों पर आधारित जीव कहलाते हैं। इसमें ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, यानी एक जीव दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी दूसरे जीव से अपना फूड प्राप्त करता है। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स इसमें आते हैं, जानवर इसमें आते हैं हेटेरोट्रॉपिक में, और नॉन ग्रीन प्लांट जो हरे पौधे नहीं वो इसमें आते हैं। फंजाई कम अंडर दिस कैटेगरी, जो फफूंद है वो भी इसी कैटेगरी में आती है हेटेरोट्रॉपिक, क्योंकि फफूंद भी अपना भोजन किसी और से प्राप्त करती है। ऑटोट्रॉफिक के बारे में हमने पढ़ा ही था, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म्स मेक देयर फूड देमसेल्वेज, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स कम अंडर दिस कैटेगरी, सारे ग्रीन प्लांट इस कैटेगरी में आते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अलावा और कौन से मोड्स हैं न्यूट्रिशन प्राप्त करने के, पैरासाइट्स यानी परजीवी, किसी ग्रीन प्लांट पे ये ग्रो करते हैं और वहां से अपना फूड ले लेते हैं। दूसरे हैं सेप्रोफाइट्स, मरी हुई या सड़ी गली चीजों पर उगते हैं और वहां से अपना भोजन ले लेते हैं, जैसे जो फंजाई है, जो मशरूम होते हैं वो। इंसेक्टिवोरस, जो कीड़ों को ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट करके अपना भोजन लेते हैं, वो इंसेक्टिवोरस होते हैं। और सिम्बायोटिक, यानी जो 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बेनिफिट के साथ में मिलकर रहते हैं, वो सिम्बायोटिक तरीके से होता है। तो ये एक चार्ट जैसा फ्लो चार्ट दिया है, एक तरह की एक मैप बनाना चाहते हैं अपने माइंड में, तो ये भी हमने स्टडी कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, अवर लेसन इज कंप्लीटेड टुडे, आज अपना लेसन कंप्लीट हो गया है। एंड देयर आर सम पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन हियर गिवन, यहां पर दिए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट इस लेसन के पॉइंट। समरी ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का सारांश के समरी पॉइंट्स यहां दिए गए हैं। देन वी हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन, और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं इस लेसन के जो कि हमें करने हैं अब, लेकिन ये हम अगले वीडियो में करेंगे।
I want to leave this summary of the chapter for the next video also. ये जो समरी ऑफ द चैप्टर है वो भी मैं अगले वीडियो के लिए छोड़ना चाहूंगा, ताकि अगली बार जब अपन समरी पढ़ें इस लेसन की तो एक तरह से मेन पॉइंट्स अपने माइंड में वापस रिकॉल हो जाए और हम क्वेश्चन आंसर्स को बेटर तरीके से कर सकें. ओके डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन ऑफ द टेबल. ये जो टेबल वाला क्वेश्चन है वो आपको अपनी नोटबुक में करना है. हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय.